हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीम टॉक्स। जैसा कि हम हर बार किसी न किसी हेमेटोलॉजी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, तो आज मेरा चर्चा का विषय है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है और इसके ट्रीटमेंट में क्या दिक्कतें या परेशानियां आती हैं, आज हम इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल माइलोमा होता क्या है। मल्टीपल माइलोमा एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है जिसमें कि जो हमारे एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, उनमें कुछ कैंसर्स चेंजेस हो जाते हैं। इसकी वजह से जो प्लाज्मा सेल की मात्रा है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है हमारे ब्लड एवं बोन मैरो में, और वह एक खराब किस्म का प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं जिसको हम लोग मोनोक्लोनल प्रोटीन्स कहते हैं, या एम्बेंड। जो मरीज हैं मल्टीपल माइलोमा का उनको मालूम होगा कि हम लोग ये टेस्ट बहुत रिपीटेडली कराते हैं, तो मोनोक्लोनल प्रोटीन्स एक्सेस में बनाने लगते हैं। इसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि ये प्रोटीन क्योंकि एक्सेस में बन रहा होता है तो ये डिफरेंट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में जाके जमा होने लगता है, और उसमें मुख्य ऑर्गन है किडनी यानी कि गुर्दा। गुर्दे में इस प्रोटीन के जमा होने से हमारा जो गुर्दा है वह धीरे धीरे करके खराब होना शुरू हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि गुर्दे की जो स्थिति है वो बहुत अधिक बिगड़ जाती है, और इन मरीजों को जब लेट पता चलता है तो डायलिसिस की भी आवश्यकता पड़ जाती है। इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कास्ट नेफ्रोपैथी कहते हैं, मल्टीपल माइलोमा विद कास्ट नेफ्रोपैथी। अदर सिम्टम्स में अगर हम देखें तो दूसरा मुख्य सिम्टम मिलता है एनीमिया। एनीमिया यानी कि खून का कम होना। हीमोग्लोबिन इन मरीजों में अक्सर बहुत कम पाया जाता है, 10 ग्राम से यूजुअली कम मिलता है, और इन मरीजों को अक्सर एनीमिया के लिए आयरन की टैबलेट्स, विटामिन B12, ये सब सप्लीमेंट्स डिफरेंट फिजिशियन ऐड करते रहते हैं, लेकिन एनीमिया में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। यह भी एक बहुत ही मुख्य सिम्टम है इस बीमारी का। कई पेशेंट्स मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे आए जो कि मेरे पास एनीमिया के लिए आए थे दिखाने, लेकिन उनको फाइनली मल्टीपल माइलोमा मालूम पड़ा जांचें करा के। तीसरा सिम्टम है बैकएक या बोन पेन्स। कुछ लोगों को जो बैकएक या बोन पेन्स बहुत सीवियर कैटेगरी के होते हैं, यानी कि इतना कि उठने, लेट कर उठने में या चलने में बहुत ज़्यादा बैकएक होने लगता है, और जैसे ऑफिस गए तो ऑफिस से वापस आने में भी बहुत ज़्यादा बोन पेन्स का सामना करना पड़ता है। अगर किसी को इस सीवियरिटी के बोन पेन्स हो रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द किसी हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। कई बार यह लक्षण भी माइलोमा का ही होता है। और अगर हम देखें तो ये 3 जो ऑर्गन्स हैं हमारे इन्वॉल्व, यानी कि बोन मैरो, किडनी और बोन्स, इन्हीं के तीनों के लक्षण से हम लोग यूजुअली माइलोमा पकड़ पाते हैं। अब हम आते हैं कि मल्टीपल माइलोमा किस पॉपुलेशन में ज़्यादा पाया जाता है। यदि हम देखें तो मल्टीपल माइलोमा ज़्यादातर ये एल्डरली पेशेंट्स की बीमारी है। एल्डरली का कहने का तात्पर्य है जिन मरीजों की एज मोर देन 60 ईयर्स है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 40 या 45 साल के पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा डायग्नोस नहीं हो सकता। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने कई पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनको बहुत ही यंग एज में माइलोमा की डायग्नोसिस हुई है। जो मोस्ट कॉमन सवाल मरीज मुझसे पूछता है कि मेरी जीवन शैली तो बहुत अच्छी रही है, तो मुझे इतना सीरियस ये ब्लड कैंसर क्यों हो गया, तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मल्टीपल माइलोमा होने के कई कारण होते हैं जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स में हम डेफिनेट एविडेंस के साथ नहीं बता पाते कि इसको इसी कारण से हुआ है। मोस्ट कॉमन कुछ कारणों में एक है केमिकल एक्सपोजर, जैसे कि बेंजीन कंपाउंड्स या किसी केमिकल फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं मल्टीपल माइलोमा के लिए। सेकंड है रेडिएशन एक्सपोजर। यदि आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जिसमें रेडिएशन एक्सपोजर का रिस्क है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट वो है। और तीसरा है एज रिलेटेड। कई बार ऐसा होता है कि एक नॉर्मल एज ही अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। जैसे जैसे हम ओल्ड होते चले जाते हैं, हमारी बॉडी के जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो एक खराब किस्म का प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं जिसको मोनोक्लोनल प्रोटीन कहते हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बीमारी मल्टीपल माइलोमा में तब्दील हो जाती है।
तो अब इसके इलाज पे आते हैं कि मल्टीपल माइलोमा का ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या होगा और क्या क्या इसमें हमें परेशानियां या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले मल्टीपल माइलोमा के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये एक इनक्योरेबल डिसीज़ है। इनक्योरेबल डिसीज़ है तो फिर ट्रीटमेंट कराने का फ़ायदा ही क्या। तो इसका मैं यही कहूँगा कि ये डिसीज़ इनक्योरेबल है, लेकिन ये दवाइयों से बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती है। मतलब बीमारी बिल्कुल ना के बराबर स्तर पे पहुंच जाती है ट्रीटमेंट से। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स माइलोमा के आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ माइलोमा आफ्टर ट्रीटमेंट 8 साल, 10 साल, 15 साल तक जीवित रह जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी अवधि होती है किसी को कैंसर के डायग्नोसिस बनने के बाद इतने साल निकाल जाना। तो लोग इस बीमारी में ट्रीटमेंट इसीलिए कराते हैं। लेकिन हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी कि ये बीमारी कभी ना कभी ज़रूर रिलैप्स करती है किसी ना किसी फॉर्म में। किसी के 3 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, डिफरेंट अवधि में जो डिसीज का एक जेनेटिक कैरेक्टर होता है उसके बेसिस पे वह अवधि डिसाइड होती है। अब इसमें ट्रीटमेंट मुख्यतः 2 किस्म से होते हैं। एक है कीमोथेरेपी एंड देयर आफ्टर इस बीमारी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना बहुत आवश्यक होता है। कीमोथेरेपी बहुत ही सिंपल कीमोथेरेपी होती है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, ज़्यादा कोई परेशानियां नहीं होती हैं और ये डे केयर बेसिस पे ही इस बीमारी की कीमोथेरेपी की जाती है। जैसे कि मरीज़ आता है, डे केयर में दवा लगवाता है 1 घंटे में और घर चला जाता है और फिर हफ्ते के अंतराल पे कीमोथेरेपी कराता है। जब एक बार 3 से 6 महीने की कीमोथेरेपी हो चुकी होती है तो फिर हम दोबारा से उसके कुछ ब्लड टेस्ट करके ये पता लगाते हैं कि हमारी कीमोथेरेपी का कितना रिस्पॉन्स आया है। अगर उसकी बीमारी 90% से अधिक खत्म हो जाती है कीमोथेरेपी से तो हम ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हाई डोज कीमोथेरेपी का सहारा लेके इस बीमारी को पूर्ण रूप से खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये ट्रांसप्लांट जो एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट है उससे बहुत ही अलग होता है, क्योंकि इसमें किसी भी डोनर की आवश्यकता नहीं होती है स्टेम सेल देने के लिए। हम मरीज के ही स्टेम सेल्स को हार्वेस्ट करते हैं और उन्हीं स्टेम सेल्स को हार्वेस्ट करके हाई डोज कीमोथेरेपी जो कि मेल्फिलान होता है उसको चढ़ाने के बाद इन स्टेम सेल्स के सहारे से उसकी बॉडी को रेस्क्यू करते हैं। तो ये एक बहुत ही अब सरल प्रोसीजर बन चुका है, एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस बन चुका है और इस बीमारी में ज़्यादातर मरीजों को ये प्रोसीजर कराना ही चाहिए। इस प्रोसीजर के बाद ही जो मल्टीपल माइलोमा के मरीज हैं उनकी जीवन अवधि को हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम ये ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जब हम ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं और खाली कीमोथेरेपी करते रहते हैं तो बीमारी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में भी 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल बाद हार्ड होती चली जाती है, जेनेटिकली डिफिकल्ट होती जाती है, डिफिकल्ट टू ट्रीट हो जाती है। और इसके बाद जो कॉमन मेडिसिन हैं कीमोथेरेपी की, जो कि चीप मेडिसिन हैं, हम वो उस मरीज पे हम काम नहीं कर पाते और हमें हायर जनरेशन मेडिसिन पे शिफ्ट करना पड़ता है, जो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है आज प्रेजेंटली हमारी कंट्री में। और काफ़ी टाइम ये दवाइयाँ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भी कवर्ड नहीं होती हैं, या इंश्योरेंस कंपनी की जितनी कहना चाहिए मैक्सिमम लिमिट है इंश्योरेंस की उसको क्रॉस कर जाती है इसकी कॉस्ट। तो इसीलिए इंडिया के सिस्टम में इस बीमारी के ट्रीटमेंट में ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि ये 1 टाइम एक्सपेंडिचर ज़रूर है, लेकिन उसके बाद हमें बहुत लंबे समय तक किस बहुत ही हल्की दवाइयों पे बीमारी का कंट्रोल प्राप्त कर लेते हैं। और इसका एक्सपेंस भी 6 to 8 लाख होता है, जो कि एक बहुत ही कहना चाहिए कि कॉमन और या बहुत ही इजीली ये एक्सपेंस को हम लोग मीट आउट कर सकते हैं। अब इसके यदि हम देखें कि इस ट्रीटमेंट में हमें क्या दिक्कतें या परेशानियां आती हैं, तो मोस्ट कॉमन परेशानी कीमोथेरेपी इसकी बहुत ही माइल्ड होती है और ज़्यादातर पेशेंट्स बहुत ही इजीली इसको टॉलरेट करते हैं। बहुत ही चुनिंदा 5 से 10% पेशेंट्स को थोड़ा बहुत लूज मोशंस हो सकते हैं कीमोथेरेपी के बाद, या थोड़ी बहुत वीकनेस या कमज़ोरी महसूस हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स है कि थोड़ा प्लेटलेट काउंट या WBC काउंट भी थोड़ी कम होती है, लेकिन यूजुअली
इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती है कि उसके लिए हमें हॉस्पिटल एडमिशन करना पड़े। जो मेन परेशानियां थोड़ी बहुत आती हैं वो है ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, जिसमें कि बोन मैरो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती है, काउंट्स ऑलमोस्ट 0 तक पहुंचते हैं, तो मरीज़ को बुखार आने का रिस्क और तमाम दिक्कतें होती हैं। लेकिन उस दौरान मरीज़ हमारे हॉस्पिटल में मेडिकल केयर में एडमिटेड रहता है, तो यूजुअली वो सब कॉम्प्लिकेशंस भी वेल मैनेजेबल होते हैं। और एक बार ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद यूजुअली मरीज बिल्कुल पहले की तरह रिकवर हो जाता है। इनफैक्ट उसको अपनी हेल्थ बेटर लगने लगती है ट्रांसप्लांट से पहले की तुलना में। तो ये था आज का इस मल्टीपल माइलोमा का शॉर्ट डिस्कशन, जिसमें कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर प्रकाश डाला। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। धन्यवाद।